हेलो फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज 4 जिसके अंदर का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है बोर्ड के ऊपर। एमसीक्यूज है दिए हुए फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, सही ऑप्शन को हमें मार्क करना है। मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, हम लोग सीधा आंसर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो पहले क्वेश्चन के अंदर 10 क्वेश्चन दे रखे, जिसके अंदर के 5 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर डिस्कस होंगे, फिर नेक्स्ट 5 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। सो पहला क्वेश्चन है, अब हमें प्रोसेस से मतलब नहीं है कि हम इसको स्टेप बाय स्टेप लिखें, हमें सिर्फ आंसर से मतलब है। ठीक है, तो बस मैं आप लोगों के सामने कैलकुलेशंस करूंगा। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में ही पूछा जाए, ये एज अ इन अ सब्जेक्टिव वे भी आपको लिखना पड़ सकता है अगर पूछा जाए तो डिपेंड करता है कैसे पूछा जाएगा। लेकिन बोर्ड के अंदर अगर पूछा जाता है तो कैसे लिखना है आप लोगों को पता है। ठीक है, सो लेट आई बी इक्वल्स टू, ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, x इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 डी एक्स। तो 2 मिनट के अगर आप लिमिट्स हटा दे तो ये अगर इंडिफरेंट इंटीग्रल होता तो इसको आप कैसे सॉल्व करते। हमने इंडिफरेंट इंटीग्रल में इस टाइप का फंक्शन सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी, है ना। देखिए, सब्स्टिट्यूशन तो करना है लेकिन सब्स्टिट्यूशन जायज़ होना चाहिए। मतलब जब आप लोग सब्स्टिट्यूशन करते हो तब सब्स्टिट्यूशन करने के बाद में उस पूरा का पूरा जो फंक्शन है वो उस वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट होना चाहिए, तभी जाके उस सब्स्टिट्यूशन का कुछ मतलब होता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ तो उससे मुझे इस लेवल पर फायदा मिलना चाहिए कि यार एक सेकेंड ले आगे बढ़ सकते हैं अभी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर सब्स्टिट्यूशन सही तरीके से नहीं किया जाए तो एग्जाम्पल सॉल्व नहीं होगा। मतलब ये समझ में आना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन किस तरीके से हो। तो अभी जिस हालत में फंक्शन दिया है उस हालत में तो कोई भी सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर कर नहीं सकते हम लोग। तो इसको पहले उस फॉर्म में लाया जाए कि जहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए अगर मैं ऊपर और नीचे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर, उससे मुझे क्या मिलेगा, ऊपर मैंने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी एक्स स्क्वायर से। सो नीचे एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बन जाएगा, ये एक्स क्यूब माइनस 1 एज इट इज रहेगा और ये डी एक्स एज इट इज। ठीक है, अब इससे मुझे फायदा क्या होगा कि अगर मैं एक्स क्यूब की जगह पर टी सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ये पूरा फंक्शन टी वेरिएबल में कन्वर्ट हो सकता है। कैसे, देखिए, पुट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करना चाहूंगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर और टी का डेरिवेटिव डी टी बाई डी एक्स, जिसमें का डी एक्स मैं लेफ्ट को ले आऊंगा तो राइट में बचेगा डी टी। सो एक्स स्क्वायर डी एक्स को मैं लिख सकता हूँ डी टी बाई 3। मतलब जब मैं एक्स क्यूब की जगह पर टी सब्स्टिट्यूट करता हूँ तब एक्स स्क्वायर डी एक्स कन्वर्ट हो जाता है डी टी बाई 3 में। मतलब इस ये हट गया और एक्स क्यूब की जगह पर टी आ गया तो पूरा फंक्शन टी में आ गया। अब बात करते हैं लिमिट्स की। जब आप एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी ये सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो तब बात करेंगे लोअर लिमिट की कि व्हेन x इज इक्वल टू 2, जब आपका लोअर लिमिट x इज इक्वल टू 2 होता है तब t क्या रहेगा। सो t का वैल्यू निकालने के लिए x की जगह पर 2 रखना पड़ेगा तो t मिलेगा 8, और जब x का वैल्यू 3 रहेगा तब t का वैल्यू क्या रहेगा, दैट इज 3 क्यूब 27। तो जब आप x क्यूब की जगह पर t सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो लिमिट्स के अंदर इस तरीके का चेंज आएगा। सो इनडिफाइनेट और डिफाइनेट में यही फर्क होता है। इनडिफाइनेट में अगर आप लोग इसको सॉल्व कर रहे होते तो सिर्फ लेफ्ट वाला पोर्शन लिखते, राइट का लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वहां पर लिमिट्स थे ही नहीं। लेकिन जब डिफरेंट इंटीग्रल में आप सब्स्टिट्यूशन करते हो तब लिमिट्स को भी चेंज करना है, ये भूलना नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सो देयरफॉर दिया हुआ इंटीग्रल दिखेगा कैसे, अभी लिमिट्स चेंज हो चुके हैं, 8 to 27 बन चुके हैं। एक्स स्क्वायर डी एक्स कन्वर्ट हो जाएगा डी टी बाई 3 के अंदर और आपका फंक्शन आपको मिलेगा एक्स क्यूब की जगह पर टी और ब्रैकेट में t माइनस 1। ठीक है, सो 1/3 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर लिया जा सकता है। 8 to 27। अब आप भली भांति जानते हैं ऐसे इंटीग्रल को कैसे सॉल्व किया जाता है। कैसे करेंगे, एडजस्टमेंट कर देंगे। ठीक है, सो 1 को मैं क्या लिखूंगा, t माइनस 1 माइनस टी। ठीक है, सो जब मैं t माइनस 1 माइनस टी लिख रहा हूं तब टी कैंसिल हो रहा है लेकिन बच रहा है -1, लेकिन मेरे पास है 1 तो मैं क्या कर देता हूँ, बाहर -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा, जब यहाँ पर -1 बचेगा तो वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ का 1 एज इट इज रह जाएगा। तो इस तरीके का एडजस्टमेंट आपको आना चाहिए। ठीक है,
और आ भी जाएगा, इतनी प्रैक्टिस के बाद तो आ ही जाएगा। ये 3 मैंने बाहर ले लिखा है। तो समझ में आया ना ये एडजस्टमेंट मैंने कैसे किया। मुझे बेसिकली 1 को रिप्लेस करना था, लेकिन 1 को रिप्लेस करते समय मुझे डिनोमिनेटर की तरफ भी देखना है कि जब मैं डिनोमिनेटर को सेपरेट करूंगा तो ये कैंसिल हो जानी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने सीधा सीधा डिनोमिनेटर के बराबरी वाले को ऊपर रखा है और जो भी एक्स्ट्रा आ रहा है उसके लिए मैंने ये एडजस्टमेंट कर दिया। यहाँ पर जब मैं इसको हटा देता हूँ तो मुझे -1 मिलता है, लेकिन मेरे पास था 1, सो मैंने माइनस बाहर ले लिया, सो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। तो ये रिप्लेसमेंट मेरा है 1 के लिए, ठीक है। अब मुझे अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो मैं इसको डिनोमिनेटर को सेपरेट करूंगा। सो आप इसको पॉज करके लिख लेना, मैं इसको हटा देता हूं अभी। सो ये -1/3 बाहर है, एज इट इज रहेगा, और इसको मैं सेपरेट करता हूं अभी। सो 8 to 27 डिनोमिनेटर को सेपरेट किया जा रहा है, t-1 डिवाइडेड बाई t इंटू t-1 dt माइनस 8 to 27 t बाय t इंटू t-1 dt, ठीक है। सो टी कैंसिल हो जाएगा, t-1 ये ब्रैकेट इसके साथ में चला जाएगा। सो -1/3 और ब्रैकेट के अंदर आपके पास बचेगा log mod t। सो 27 अपर लिमिट है, लोअर लिमिट है, माइनस यहाँ पर आपके पास इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा log ऑफ t-1 और अपर लिमिट है 27, लोअर लिमिट है 8। तो आप चाहो तो इसको दोनों का लिमिट सही ही है, इसलिए इसको आप log की प्रॉपर्टी यूज करके भी लिख सकते हो, दैट इज log ऑफ t बाई t-1, और एक ही बार अपर लिमिट और लोअर लिमिट लिखा जा सकता है। सो -1/3 अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो अपर लिमिट पहले सब्स्टिट्यूट करूंगा, दैट इज log ऑफ 27 बाय 27 - 1 26, ठीक है। अब मैंने अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दिया, माइनस लोअर लिमिट log ऑफ 8 डिवाइडेड बाय मॉडुलस लिखने की जरूरत नहीं, 8 - 1 दैट इज 7, ठीक है। चलिए इसको भी हटा देता हूँ मैं। सो दिस इज इक्वल टू, इस माइनस को अंदर लेके जाऊंगा तो क्या मिलेगा मुझे, 1/3, ये पॉजिटिव बन जाएगा, दैट इज log 8/7, और ये नेगेटिव बन जाएगा, दैट इज माइनस log 27/26। log की प्रॉपर्टी अगर इसको अप्लाई की जाए, सो log ऑफ m-n क्या होता है, m/n होता है। सो 8/7 बाय 27/26, दैट इज नथिंग बट log ऑफ, तो ये अगर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा log ऑफ 208, और यहाँ पर आपको मिलेगा ठीक है। सो ये ऑप्शन के अंदर देखना कहीं ना कहीं दिया हुआ रहेगा आपको ऑप्शन। सो दिस इज अवर आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएंगे अभी, आप लोग इसको पॉज करके लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, 0 to π/2 फंक्शन दिया है, साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस x का होल स्क्वायर है dx। देखिए देखते ही समझ में आ जाता है कि यहाँ पर क्या करना चाहिए आपको। साइन स्क्वायर एक्स को अगर आप लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखते हो, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा इंडिफिनिट इंटीग्रल के अंदर सॉल्व किया है, साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्यों लिखना है, क्योंकि आपको नीचे दिख रहा है कि 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। सो इससे कुछ फायदा हो सकता है आपको। कैसे होगा देखिए, जब आप साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, लिखेंगे, तब ये आपको 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स दिखेगा, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तब आप यहाँ पर फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला यूज करके इसको लिख सकते हो 1 माइनस कॉस एक्स इन वन ब्रैकेट एंड 1 प्लस कॉस एक्स इन अनदर ब्रैकेट, डिवाइडेड बाय आपके पास है 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर dx। सो एक ब्रैकेट तो इसके साथ में चला गया, अब क्या बचा आपके पास 0 to π/2, ये 1 माइनस कॉस एक्स है आपके पास, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स है, और यहाँ पर है dx। सो 1 माइनस कॉस एक्स को बेटा आप लोग लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर x/2, और 1 प्लस कॉस एक्स को लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर x/2 dx। सो 2 विल गेट कैंसल, और आपके पास बचेगा 0 to π/2 साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर मिलेगा आपको tan स्क्वायर x/2 dx। सो tan स्क्वायर x/2 का तो इंटीग्रेशन कैसे निकाला जाता है पता है, बहुत ही सिंपलेस्ट है, सबसे शुरुआत की एक्सरसाइज में देखा था इंडिफरेंट निकल के। tan स्क्वायर x/2 को लिखेंगे sec स्क्वायर x/2 - 1 dx।
अब इसको अगर इंटीग्रेट करना है तो सेपरेट कर दो, बात खत्म। सो इसको अगर सेपरेट करेंगे तो 0 टू पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स माइनस 0 टू पाई बाई 2 माइनस 1 सॉरी माइनस 1 नहीं 1 डी एक्स। सो इसका इंटीग्रल आएगा tan x बाई 2 और x का कोएफिशिएंट है 1 बाई 2 जिससे डिवाइड करना अनिवार्य है, इसको भूलना नहीं है, माइनस इसका इंटीग्रेशन आएगा x 0 टू पाई बाई 2। सो अगर x की जगह पर पाई बाई 2 को रखेंगे तो आपको मिलेगा tan पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 1 बाई 2, ठीक है, और यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस पाई बाई 2। सो ये 2 ऊपर चला जाएगा और tan पाई बाई 4 का वैल्यू आता है 1। सो 2 माइनस पाई बाई 2 इज द आंसर। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 4 माइनस पाई बाई 2, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आप लोग इसको पॉज करके लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, फंक्शन है 0 टू पाई बाई 2, सॉरी मैंने फोर्थ लिखा, 0 टू log 5 e रेस टू एक्स इंटू रूट e रेस टू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई e रेस टू एक्स प्लस 3 dx। देखिए इस क्वेश्चन को आप मार्क करके रखिए क्योंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन थोड़ा समझने जैसा है। मैंने इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए काफ़ी समय गवाया, क्योंकि मेरे दिमाग में ये चीज़ आ ही नहीं रही थी कि मैं हर बार सब्स्टिट्यूट, देखो मेरे दिमाग में ये था कि मैं सब्स्टिट्यूशन करूँगा ई रेस टू एक्स माइनस 1 के लिए टी, ठीक है, लेकिन इससे मुझे दिक्कतें पैदा हो रही थी एग्जाम्पल को सॉल्व करते समय, ठीक है। तो फिर जाके जब मैंने ई रेस टू एक्स माइनस 1 मुझे देखा कि ये स्क्वायर रूट के अंदर है, तो क्यों ना ई रेस टू एक्स माइनस 1 की जगह टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करके देखा जाए। सो ऐसे करके देखने के बाद मेरा आंसर मुझे मिला। सो ये आपको कोशिश करना पड़ता है, अलग अलग एंगल से देखना पड़ता है कि कैसे एग्जाम्पल को सॉल्व किया जा सकता है। एक तरीका होता है कि जो हर बार आप यूज़ करते हो सब्स्टिट्यूशन वाला, कभी कभी वो तरीका फेल हो जाता है, तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको डिसीजन लेना पड़ता है। सो प्रैक्टिस के अंदर ये चीज़ें चल जाती है। एग्जाम में आपका पहले स्ट्रोक में आंसर आना चाहिए, तो इसलिए प्रैक्टिस में आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करने पड़ते हैं, ठीक है। और इस तरीके के एग्जाम्पल को आप मार्क करके रखते जाइएगा ताकि रिवीजन के टाइम में इसको भूलना नहीं है, रिवाइज करना, ठीक है ना। सो ई रेस टू एक्स माइनस 1 की जगह पर टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या मिलेगा, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t और t का डेरिवेटिव dt बाई डी एक्स। सो dx चला आएगा लेफ्ट साइड में, सो ई रेस टू एक्स डी एक्स बन जाएगा 2t dt। तो मुझे जब मैं ये सब्स्टिट्यूशन कर रहा था तब मेरे जहन में तो ये तो होगा ही कि इसका मुझे रिप्लेसमेंट चाहिए। सो ई रेस टू एक्स डी एक्स का रिप्लेसमेंट मुझे t में मिल चुका है, पहली बात। दूसरी बात, जो मैंने सब्स्टिट्यूशन किया है उससे मुझे क्या मिलता है, दैट इज अगर ई रेस टू एक्स माइनस 1 अगर टी स्क्वायर है, सो ई रेस टू एक्स क्या है, टी स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है ना। और दूसरी चीज़, जब मैं लिमिट्स की तरफ देखता हूँ तो जब x का वैल्यू 0 रहेगा तब t का वैल्यू क्या रहेगा, x का वैल्यू अगर आप 0 रखते हो तो ई रेस टू 0 1 मिलेगा, सो 1 माइनस 1 0, ठीक है। सो टी स्क्वायर 0 मतलब t का वैल्यू 0, और जब x का वैल्यू log 5 रहेगा तब t का वैल्यू क्या रहेगा, सो x का वैल्यू अगर आप log 5 रखते हो तो आपको मिलेगा 5 माइनस 1 4, सो t का वैल्यू, टी स्क्वायर आपको 4 मिल रहा है तो t का वैल्यू मिलेगा 2, ठीक है। सो ये आपके लिमिट्स है। तो जब आप इस सब्स्टिट्यूशन को दिए हुए फंक्शन में लिखते हो तो आपको क्या मिलता है, देखिए 0 टू 2 आपके लिमिट्स है, और ई रेस टू एक्स डी एक्स तो कन्वर्ट हो रहा है 2t dt में, 2t डिवाइडेड बाय 2t dt लिख डालता हूँ, ठीक है। और ये जो ई रेस टू एक्स माइनस 1 है इसकी जगह मैं टी स्क्वायर रखूंगा तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट हट जाएगा और t बचेगा यहाँ पर, और डिनोमिनेटर में आपके पास ई रेस टू एक्स की जगह पर आप लिखेंगे टी स्क्वायर प्लस 1, टी स्क्वायर प्लस 1 और ये प्लस 3 एज इट इज़। तो फाइनली जब मैं इसको सिंप्लीफाई करके फाइनल लिखता हूँ तो 2 कांस्टेंट है बाहर ले लेता हूँ, ऊपर बचेगा टी स्क्वायर और डिनोमिनेटर में है टी स्क्वायर प्लस 4 dt। अब इसको मुझे इंटीग्रेट करना है तो सिंपल एडजस्टमेंट वाला चीज़ में यूज़ करूँगा, 2 बाहर रहेगा एज इट इज़, 0 टू 2, इसको मैं कैसे एडजस्ट कर सकता हूँ, टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 4। आप डिनोमिनेटर का सेपरेशन कर दो इसको एक टर्म मान के, सो 2 बाहर रहेगा, 0 टू 2 टी स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 4 dt माइनस 4 1 बाय टी स्क्वायर प्लस 4 dt, ठीक है। और ये 0 टू 2
अब ये तो कैंसिल हो जाएगा तो 1 मिल जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा t और अपर लिमिट 2 0 माइनस इसका इंटीग्रेशन निकालना है। सो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, 4 को 2 स्क्वायर लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1/8 tan इनवर्स t/2, ठीक है। और लिमिट से आपके 0 से लेकर तो 2 तक। सो 1/a मतलब 1/2। चलिए ऊपर का मैं हटा देता हूँ, आप लोग इसको लिख सकते हो पॉज करके। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2 सबसे बाहर वाला था, यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 मिल जाएगा माइनस 4 टाइम्स ये 1/2 है, 1/2 इंटू अगर आप यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हो तो tan इनवर्स ऑफ 2/2 मतलब tan इनवर्स 1 मिलेगा, और ये tan इनवर्स 0 0 ही हो जाता है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो फाइनली आपको क्या मिल रहा है, ठीक है। सो इस 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और यहाँ पर जो 2 बचा है सो 2 इंटू 2 4 इंटू tan इनवर्स 1 मतलब π/4। सो 4 विल गेट कैंसर, सो 4 माइनस पाई विल बी द फाइनल आंसर, ठीक है बेटा। सो इस तरीके से ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने से पहले मैं आपको रिडक्शन फॉर्मूलेज बता देता हूँ। क्या है रिडक्शन फार्मूला? सो ये आपको एक पर्टिकुलर टाइप की फंक्शन का डिफिनेट इंटीग्रल निकालने के लिए मदद करेगा। ये इसको कहा जाता है रिडक्शन फार्मूला, और ये किस टाइप के फंक्शन का आपको वैल्यू निकालने के लिए हेल्प करता है देखेंगे। सो इस फार्मूले को अच्छे से ध्यान में रखना है, बहुत ही आसान फार्मूला है, नाम है इसका रिडक्शन फार्मूला। लेकिन यूज़ कब होता है? जब आपको 0 से π/2, देखो इसके अंदर लिमिट्स फिक्स है, ढांचे को ध्यान में रखना है कि कब रिडक्शन फार्मूला यूज होता है, या फिर किसको रिडक्शन फार्मूला या कहा जाता है, या फिर किस सिचुएशन में इस फार्मूले को यूज किया जाता है। सबसे पहले तो लिमिट से ही होनी चाहिए, लोअर लिमिट 0 होना चाहिए, अपर लिमिट π/2 होना चाहिए। दूसरी चीज, या तो फंक्शन sin रेज़ टू nx dx होगा, या फिर 0 to π/2 फंक्शन होगा cos रेज़ टू nx dx। सो जब भी आपका फंक्शन sin रेज़ टू nx dx या फिर cos रेज़ टू nx dx होगा, इन दो सिचुएशन में अगर आपको इसका डिफिनेट इंटीग्रल निकालना है, और लिमिट्स को ध्यान में रखेंगे, 0 to π/2 फिक्स लिमिट है, तो अगर आपको इसका इंटीग्रल, इसका डिफरेंट इंटीग्रल निकालना है या फिर इसका निकालना है, मतलब जैसे मान लीजिए आपको sin रेज़ टू 7x दिया जाता है या फिर cos रेज़ टू 11x दिया जाता है, मतलब पावर अगर कितना भी बड़ा रहा तो आप लोग इस फॉर्मूले का यूज करके इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हो। तो ध्यान में रखेंगे दोनों के लिए भी फॉर्मूला एक ही है, बस मतलब दोनों, जब आप sin रेज़ टू nx निकालेंगे या फिर cos रेज़ टू nx निकालेंगे, दोनों के लिए भी एक ही फॉर्मूला यूज करना है। बस दो केसेस बनती है कि ये जो n है ये तो नेचुरल नंबर है, तो या तो ये इवन हो सकता है, ऑड होता है, ऑड हो सकता है। तो अगर ये इवन रहता है और अगर ये ऑड रहता है तो दोनों केस में फॉर्मूला कैसे बदल जाता है। तो जब देखो अगर n इवन है, मान लीजिए n इज इवन, तो इसका सॉल्यूशन या फिर इसका सॉल्यूशन, दोनों का सॉल्यूशन एक ही होता है, ठीक है ना। और वो क्या होता है? सो अगर n इवन है तो फॉर्मूला रहेगा आपका n-1 डिवाइडेड बाय n इंटू n-3 डिवाइडेड बाय n-2, n-5, n-4 एंड सो ऑन, ऐसे करना है। बस लास्ट में आपको π/2 से मल्टीप्लाई करना है अगर आपका n इवन है तो। मतलब चाहे आप ये फाइंड आउट कर रहे हो या फिर ये फाइंड आउट कर रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जैसे मान लीजिए अगर आप sin रेज़ टू 6x निकालना चाहते हो या फिर आप cos रेज़ टू 6x निकालना चाहते हो, तो दोनों के लिए भी फॉर्मूला यही यूज होगा। जैसे अगर मान लीजिए आपको sin रेज़ टू 6x निकालना है, तो आप क्या करेंगे, पहले तो देखेंगे कि n इवन है कि ऑड है, तो 6 इवन है तो आप लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और ऑड में क्या होता है? ऑड में भी यही फॉर्मूला है, बस π/2 को हटाना है, ये वाला कंटिन्यू रहेगा, बस π/2 को हटा देना है। तो बहुत आसान है या नहीं? अब इस फॉर्मूले को कैसे ध्यान में रखा जाए? देखो n तो क्या है, n है आपका पावर, जो भी साइन या कॉस करेगा। अब न्यूमरेटर में क्या करना है, शुरुआत से पहले टर्म से लेकर तो लास्ट टर्म तक क्या करते जाना है, 1 3 5 मतलब ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करते जाना है n में से, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या करना है, इवन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते जाना है। तो शुरुआत के टर्म में 0 को सब्ट्रैक्ट किया, फिर 2 को, फिर 4 को, इस तरीके से। तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक एग्जांपल लेके बताऊँ आपको, अगर मान लीजिए आपको 0 to π/2 sin रेज़ टू 8x dx निकालना है। अब आप लोग क्या करेंगे, सिंपल आपको दिख रहा है कि ये क्या है, 8 है। सो अगर ये इवन है तो आप लोगों को क्या करना है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, n मतलब 8 -1 और डिवाइडेड बाय क्या, 8 -0 मतलब 8। फिर आप क्या करेंगे, 8 - 3 डिवाइडेड बाय 8 - 2, फिर 8 - 5 डिवाइडेड बाय 8 - 4,
ठीक है ना। ये 0 2 4 6 ऐसे बढ़ते जाएगा और ये 1 3 5 7 ऐसे बढ़ते जाएगा। फिर 8 - 7 डिवाइडेड बाई 8 - 6। अब इसके आगे नहीं बढ़ना है, ये लास्ट स्टेप है। क्यों? देखिए अगर आप आगे का नंबर लेंगे तो ऊपर नेगेटिव मिलेगा और नीचे 0 मिलेगा। तो जब न्यूमरेटर में नेगेटिव मिलना स्टार्ट हो जाता है और डिनोमिनेटर में 0, वहां पर स्टॉप हो जाना है, वहां से आगे बढ़ भी नहीं सकते आप। ठीक है, तो ये आपका लास्ट हो गया। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो आंसर आएगा दैट विल बी द फाइनल आंसर। अब यही आंसर रहेगा। हाँ, यहां पर ये इवन है तो π/2 से लास्ट में मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे आप यहां पर रुक जाते हो तो लास्ट में π/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि यहां पर ऑड होता है तो आपको सेम प्रोसेस में जाना है। बस ये 7 है तो π/2 लास्ट में नहीं आएगा और यहां पर क्या होगा 7 - 1 7 - 3 7 - 5, बस यहां पर खत्म हो जाएगा और नीचे 7 7 - 2 एंड 7 - 4 होगा। ठीक है, तो ये sin⁻⁷ के लिए भी यही आंसर रहेगा और cos⁻⁷ के लिए भी यही आंसर रहेगा, तो इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, दोनों के लिए फॉर्मूला एक ही है, बस आपको फर्क ध्यान में रखना है कि जब पावर इवन रहेगा तब π/2 से मल्टीप्लाई करना है और जब पावर ऑड रहेगा तब π/2 को हटा देना है, जो बचा हुआ है बस उतना ही इसका सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, ये है हाँ, ये था रिडक्शन फार्मूला। इस फार्मूले का यूज करना है हमें क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने के लिए। ये लास्ट था कॉन्सेप्ट जो डिफिनेट इंटीग्रल में बचा हुआ था। दिस इज द रिडक्शन फार्मूला। अब सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर फंक्शन है आपका 0 to π/2 sin⁻⁶x इंटू sin² एंड dx। तो बेटा यहां पर क्या करेंगे हम लोग, सॉरी ये cos²x है, sin⁻⁶x को एज इट इज रखते हैं 0 to π/2, cos²x को लिखेंगे 1 - sin² dx। ठीक है, 0 to π/2, इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा sin⁻⁶x माइनस sin⁻⁸ और ये dx। तो इसको सेपरेट कर दो, 0 to π/2 sin⁻⁶x dx माइनस 0 to π/2 sin⁻⁸ dx। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, आप सिंपली रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। क्योंकि ये इवन है तो सबसे पहले लिखेंगे n माइनस, ऊपर क्या होता है ऑड का सब्ट्रैक्शन होता है, 6 - 1 डिवाइडेड बाई 6, फिर 6 - 3 डिवाइडेड बाई 6 - 2 एंड 6 - 5 डिवाइडेड बाई 6 - 4, यहाँ पर खत्म। और क्योंकि ये इवन है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे π/2 से माइनस, तो इसका इंटीग्रल आ गया। ना लोअर लिमिट का टेंशन है ना कुछ, सीधा आंसर दे देता है आपको ये रिडक्शन फॉर्मूला इस टाइप के फंक्शन का। फिर यहाँ पर भी क्या करना है आपको, 8 - 1 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 8 - 3 डिवाइडेड बाई 8 - 2, 8 - 5 डिवाइडेड बाई 8 - 4 एंड 8 - 7 डिवाइडेड बाई 8 - 6। तो कुछ इस प्रकार ये आता है और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे π/2 से, रीजन है क्योंकि पावर इवन है। ठीक है, अब बेटा इसको कैलकुलेट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 6 - 1 दैट इज 5/6, 6 - 3 दैट इज 3, 6 - 2 दैट इज 4, 6 - 5 दैट इज 1, 6 - 4 दैट इज 2, 5/2 माइनस 7/8, 5/6, 3/4 इंटू 1/2। ठीक है, इंटू π/2। अब आपको इसका कैलकुलेशन करना है, ऊपर का मैं हटा देता हूं। चलिए, तो इनमें से क्या क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 5/6 इंटू 3/4 इंटू 1/2, इतना पार्ट कॉमन है। ठीक है, और π/2 भी कॉमन है, तो इन सबको कॉमन ले लेते हैं हम लोग। 5/6, 3/4 इंटू 1/2 इंटू π/2 ये कॉमन है, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा, पहला तो पूरा का पूरा बाहर निकला है, 1 माइनस 7/8 बचेगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर मिलेगा 5π/4 2 ज़ा 32 इंटू ब्रैकेट के अंदर आपको मिलेगा 1/8। ठीक है, 5π/256, 5π/256 विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। रिडक्शन फॉर्मूले को अच्छे से ध्यान में रखना है आपको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में फंक्शन क्या है, 0 to 1, 1/रूट के अंदर 1 + x माइनस √x है, विच इज इक्वल टू k/3 दिया है और k का वैल्यू निकालना है।
देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जब भी आपको इस टाइप का डिनोमिनेटर के अंदर दिखता है रेडिकल साइन, तब आपको पता है कि रैशनलाइजेशन ही इसके ऊपर का सबसे सटीक ऑप्शन होता है कि आप रैशनलाइजेशन कर दो और इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर पाओगे। तो रैशनलाइजेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे 1 + x प्लस रूट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों तरफ 1 + x प्लस रूट एक्स, सॉरी माइनस रूट एक्स, ठीक है। सो ऊपर और नीचे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे क्या होगा a² - b² दैट इज 1 + x माइनस एक्स बचा रहेगा विच इज इक्वल टू k/3। सो ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास है 0 to 1 रूट 1 + x dx, आप इसको सेपरेट करेंगे 0 to 1 रूट x dx विच इक्वल टू k/3। समझ में आ रहा है ना, मैंने डायरेक्टली कर दिया है, मैंने रूट ऑफ 1 + x प्लस रूट एक्स से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया, तो नीचे a - b इंटू a + b से a² - b² मिला। सो स्क्वायर रूट हट गए, 1 + x माइनस एक्स बचा, एक्स कैंसिल हो गया, तो न्यूमरेटर बच गया, न्यूमरेटर बच गया तो मैंने इसको सेपरेट कर दिया ताकि मैं इसको इंटीग्रेट कर सकूँ। ये क्या है बेटा, 0 to 1 1 + x रेज टू 1/2 है dx प्लस 0 to 1 x रेज टू 1/2 dx है विच इज इक्वल टू k/3। अब बेटा इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 + x रेज टू 3/2 और 3/2 से डिवाइड करेंगे, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 1 से 0। सो ये है x रेज टू 3/2 और 2/3 0 से लेकर तो 1 तक दैट इज k/3। सो 2/3 को कॉमन ले लो, ब्रैकेट के अंदर बचेगा 2 रेज टू 3/2 माइनस 1, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे सो 1 + 1 दैट इज 2 रेज टू 3/2 और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 प्लस 2/3, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 मिलेगा और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 हो जाएगा, सो 2/3 रहेगा सिर्फ। अब ये 2 रेज टू 3/2 क्या होता है, 2 रेज टू 3/2 का मतलब होता है 2 रेज टू 1/2 रेज टू 3, ठीक है ना। तो 2 रेज टू 1/2 मतलब √2 का क्यूब, √2 का क्यूब मतलब √2 इंटू √2 इंटू √2 √2 इंटू √2 क्या आया 2√2। 2 रेज टू 3/2 मतलब 2 टाइम्स √2। चलिए इसको लिखेंगे यहाँ पर, सो 2/3 और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर है आपके पास 2 टाइम्स √2 माइनस 1 और ये है प्लस 2/3। सो क्यों ना 2/3 को कॉमन लिया जाए, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 2 √2 माइनस 1 और ये प्लस 1 और इधर है k/3। सो 2/3 ब्रैकेट के अंदर 2 √2 बचा है विच इज इक्वल टू k/3, 3 कैंसिल हो जाएगा तो k का वैल्यू आपको मिलेगा 4 टाइम्स √2, 2 इंटू 2 4 √2, ठीक है। सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पर खत्म हो जाता है और ये वीडियो भी यहाँ पर स्टॉप कर देने वाला हूँ मैं। बचे हुए नेक्स्ट 5 क्वेश्चन नंबर 1 के देखे जाएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।